Hello students, I am Raman Sethi and we are studying chapter number 13, that is sound of 8th class science. Our today's topic is audible and inaudible sounds. तो ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड क्या होते हैं वो हमने डिस्कस करना है। ऑडिबल साउंड मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है वो साउंड जिसको हम सुन सकते हैं, और इनऑडिबल साउंड मतलब वो साउंड्स जिनको हम सुन नहीं सकते। तो we know that we need a vibrating body for the production of sound. Can we hear the sound of all vibrating bodies? क्या हमें पता है कि हमें साउंड सुनने के लिए कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए, वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए, लेकिन क्या हम हर एक वाइब्रेटिंग बॉडी का साउंड सुन सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता। एग्जांपल कि जैसे कि हम अपने हैंड्स को शेक करें, बार बार इधर लेफ़्ट राइट मूव करवाएं, तो वो वाइब्रेशन होगी हैंड्स की, लेकिन हम अपने हैंड्स की शेकिंग का साउंड नहीं सुन सकते। उसी तरह से अगर एक पेंडुलम अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करता है, लेफ़्ट राइट मूव करता है, तो पेंडुलम भी वाइब्रेट कर रहा है बट हमें उसकी साउंड सुनाई नहीं देता। तो मतलब साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन चाहिए, कंपलसरी है, लेकिन हर एक वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करेगी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो मतलब कि साउंड वाइब्रेशंस में दो तरह की वाइब्रेशन हो सकती है, एक वो वाइब्रेशन जो हमें साउंड सुनाएगी और दूसरी वाइब्रेशन जो हमें साउंड नहीं सुनाएगी। So the fact is that sounds of frequencies less than about 20 vibrations per second or 20 hertz cannot be detected by human ears. Such sounds are called inaudible sounds. तो एक फैक्ट है कि जो 20 वाइब्रेशंस पर सेकंड, 20 वाइब्रेशन पर सेकंड का मीनिंग क्या होगा? 20 हर्ट्स। आपने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी अभी ऊपर कि मतलब वो साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स से कम होती है वो साउंड हम सुन नहीं सकते, और इस तरह के साउंड्स को इनऑडिबल साउंड बोला जाता है, इंफ्रासोनिक साउंड बोला जाता है। मतलब द साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स आर कॉल्ड infrasonic sounds and we cannot hear them. On the other side, sounds of frequencies higher than about 20,000 vibrations per second or 20 kilohertz are also not audible to the human ears. और वो साउंड जो 20,000 वाइब्रेशन यानी कि 20 किलो हर्ट्स, 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड मतलब 20,000 हर्ट्स कह सकते हो, 20,000 हर्ट्स को हम 20 किलो हर्ट्स भी बोल सकते हैं। तो वो साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्स या उससे ज़्यादा होती है, तो वो साउंड भी हमारे ह्यूमन ईयर्स के लिए ऑडिबल नहीं होता। मतलब उसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक साउंड बोला जाता है। तो हम ना तो 20 हर्ट्स से लेस के साउंड को सुन सकते हैं, ना 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा के साउंड को सुन सकते हैं। उस इन दोनों रेंज वैल्यूज़ के बीच का जो साउंड होगा वो साउंड हम सुन सकते हैं। तो दस फॉर ह्यूमन ईयर्स द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज इज़ रफली फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए जो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स। तो इस फ्रिक्वेंसी के साउंड को हम सुन सकते हैं। तो सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्स। भी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी के साउंड को सुनाते हैं। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी। डॉग्स के अंदर इस तरह की एबिलिटी होती है कि डॉग्स जो है 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसीज के साउंड को सुन सकते हैं। द पुलिस यूज्ड हाई फ्रिक्वेंसी विसल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमंस कैन नॉट। जो पुलिसमैन होते हैं, पुलिसमैन के पास जो डॉग होते हैं उनको सुनाने के लिए उनके पास एक स्पेशल टाइप की विसल्स होती है जिनको बोला जाता है गाल्टन विसल। वह गाल्टन विसल क्या करती है? 40,000 हर्ट्स तक का फ्रिक्वेंसी के साउंड को सुना सकती है। 20,000 हर्ट्स से 40,000 हर्ट्स तक का साउंड प्रोड्यूस करती है, मतलब इतनी हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड को जनरेट करती है। तो उस फ्रिक्वेंसी के साउंड को ओनली डॉग सुन सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस नहीं सुन सकते। तो इसलिए वो स्पेशल विसल जो है डॉग्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ करी जाती है, उनको सिग्नल देने के लिए यूज़ करी जाती है। द अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट फैमिलियर टू अस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क एट द फ्रिक्वेंसीज हायर दैन 20,000 हर्ट्स। जो अल्ट्रासोनिक मशीन्स होती है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं बॉडी के पार्ट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और मेडिकल प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए या ट्रैक करने के लिए, वो भी 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है, जिस वजह से उनकी फ्रिक्वेंसी के साउंड जो है हमें सुनाई नहीं देते। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉइस एंड म्यूजिक। अब नॉइस और म्यूजिक क्या होते हैं? वो हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस, कि हम अपने आसपास अलग अलग तरह के साउंड सुनते हैं। इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या वो साउंड हमेशा प्लीजिंग मतलब सुनने में अच्छा होता है? तो डज ए साउंड समटाइम्स कोज डिस्कम्फर्ट टू यू? क्या कोई साउंड आपके लिए डिस्कम्फर्ट पैदा करता है? तो सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू ईयर वेयर एज सम आर नॉट। तो इसलिए साउंड जो है दो टाइप के हो सकते हैं। कुछ साउंड ऐसे होंगे जो हमें
प्लीजेंट टू ईयर होंगे मतलब सुनने में अच्छे लगेंगे, और कुछ साउंड ऐसे होंगे जो अनप्लीजेंट होंगी। तो सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड, आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट्स प्लीजिंग, डू यू एंजॉय द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न ऑफ बसेस एंड ट्रक्स। तो such unpleasant sounds are called noise. In a classroom, if all the students speak together, what would the sound produced be called? तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे आसपास अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन साइट से जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उस जगह से जो भी कंस्ट्रक्शन का साउंड आता है, अलग अलग तरह की आवाज़ें आती है, तो क्या वो आपको सुनने में अच्छी लगती है? तो नहीं अच्छी लगती। उसके अलावा जो बस और ट्रक जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके हॉर्न बजते हैं या ट्रैफिक की आवाज़ आती है आपको रोड से, तो क्या वो आपको सुनने में अच्छी लगती है? तो नहीं, अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह के साउंड जो अनप्लीजेंट साउंड हों वो क्या कहलाते हैं? नॉइस कहलाते हैं। तो अगर एक क्लासरूम के अंदर अगर सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ बोलने लग जाएं तो उस साउंड को भी हम क्या बोलेंगे? कि नॉइस बोलते हैं। तो ऑन दी अदर हैंड, यू एंजॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर। Sound produced by harmonium is a musical sound. The string of a sitar is also gives out a musical sound. But if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? तो लेकिन क्या होता है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हम जो साउंड सुनते हैं वो प्लीजिंग साउंड होते हैं, सुनने में हमारे कानों को अच्छे लगते हैं। जैसे कि हारमोनियम से साउंड प्रोड्यूस होता है तो म्यूजिकल साउंड होता है, सुनने वाले को अच्छा लगता है। सितार से साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो भी म्यूजिकल साउंड है। और उसके अलावा अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो जिनके साउंड सुनने में हमें अच्छे लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है? म्यूजिक कहलाता है। तो लेकिन अगर जो है म्यूजिकल साउंड भी एक बहुत ज़्यादा लाउड स्पीड पे लाउडली बजाए जाएं तो वो भी क्या बन जाते हैं? नॉइस बन जाते हैं, हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। तो इसलिए एक म्यूजिकल साउंड भी नॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन, भी आपको एयर पोल्यूशन के बारे में ऑलरेडी पता है। तो प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जिस तरह से एयर के अंदर अनवांटेड गैसेस और पार्टिकल्स की प्रेजेंस को हम एयर पोल्यूशन बोल लेते हैं, उसी तरह से प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन। कि इन्वायरमेंट में अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड पर की प्रेजेंस होना वो भी क्या कहलाता है? नॉइस पोल्यूशन कहलाता है। तो कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन? क्या आपको नॉइस पोल्यूशन के कोई सोर्स पता है? तो मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एट्सेट्रा। तो नॉइस पोल्यूशन के जो मेजर कॉज हैं, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या क्या हो सकती है? व्हीकल्स मेजर सोर्सेज जो है नॉइस पोल्यूशन के वो क्या है? व्हीकल्स का साउंड, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जो क्रैकर्स के फटने से जो आवाज़ आती है, मशीन्स की चलने की आवाज़, लाउड स्पीकर्स की आवाज़, तो ये सारे क्या नॉइस क्रिएट करते हैं। तो व्हाट सोर्सेस इन दी होम में लीड टू दी नॉइस? तो क्या आप कुछ घर के भी ऐसे सोर्सेस बता सकते हो जो नॉइस क्रिएट करते हैं? तो यस, हमारे घर पे टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो सेट्स, अगर इनको हाई वॉल्यूम पे बजाया जाए, स्पीकर्स को हाई वॉल्यूम पे बजाया जाए तो वो भी क्या है? नॉइस पोल्यूशन बन जाता है। उसके अलावा कुछ किचन के अंदर कुछ ऐसे अप्लाइंसेस होते हैं जैसे मिक्सर, ग्राइंडर वगैरह जो नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, या एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं किचन के वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, ये सारे नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, हमारे घरेलू सामान है ये। तो व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन? अब नॉइस पोल्यूशन के नुकसान क्या क्या हैं? तो डू यू नो दैट द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग्स में कोज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स? क्या आपको पता है कि हमारी सराउंडिंग में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है नॉइस पोल्यूशन की वजह से? तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स? लैक ऑफ स्लीप होना, मतलब नींद अच्छी तरह से ना आना, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एनेक्सिटी होना, और उसके अलावा और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं नॉइस पोल्यूशन की वजह से। The person who is exposed to loud sound continuously may get temporary or even permanent impairing or of hearing। तो जो पर्सन अगर कंटिन्यूसली एक लाउड साउंड के इन्वायरमेंट में रहता है, नॉइसी इन्वायरमेंट में रहता है, तो उसको टेम्परेरी या फिर परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ हीयरिंग हो सकता है, मतलब उसकी सुनने की एबिलिटी ख़त्म हो सकती है टेम्परेरी टाइम के लिए या परमानेंटली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? टू कंट्रोल नॉइस
वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ नॉइज़। नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए जो नॉइज़ प्रोड्यूस करने वाले सोर्सेस हैं हमें उनको कंट्रोल करना होगा। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, तो ऐसा कैसे अचीव किया जा सकता है। फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लाइंसेस। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जो ट्रैफिक वाले जो व्हीकल्स हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट इंजन या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, बस गाड़ियाँ वगैरह, उनको, फिर इंडस्ट्रियल मशीन्स या फिर होम अप्लाइंसेस, तो ये सारे क्या हैं, तो इनके अंदर हमें क्या लगाना होगा, साइलेंसिंग डिवाइसेस लगानी होगी। अब साइलेंसिंग डिवाइसेस जैसे कि हमारी बाइक स्कूटर पे साइलेंसर्स लगे होते हैं। तो हाउ कैन द नॉइज़ पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन रेजिडेंशियल एरिया। उसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया से नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, तो उस रेजिडेंशियल एरिया की नॉइज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें मेथड्स सजेस्ट किए हैं। द नॉइज सेपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एनी रेजिडेंशियल एरिया, कि जो रेजिडेंशियल एरिया में कोई नॉइस करने वाला जो काम है उसको दूर शिफ्ट कर देना चाहिए बे नॉइस वाली जगह से। जो रेजिडेंशियल एरिया से दूर फैक्ट्रीज लगाई जानी चाहिए। तो नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरियाज, कि रेजिडेंशियल एरिया से इंडस्ट्रीज़ को दूर लगाना चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज़ का जो नॉइस है वो एक रेजिडेंशियल एरिया में ना आए। तो यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज, कि रेजिडेंशियल एरियाज में हॉर्न्स को कम से कम बजाएं गाड़ियों की। तो टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स, कि टीवी और म्यूजिक सिस्टम जो है उनको लो वॉल्यूम पे बजाया जाए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड्स रीचिंग द रेजिडेंट्स, thus reducing the harmful effects of noise pollution। और जो ट्रीज़ लगाए जाते हैं रोड पे और या बिल्डिंग्स के आसपास, तो वो ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और उनको, उससे क्या होगा कि जो नॉइस आ रही होगी उस रोड से, रोड से जो नॉइस आ रही होगी, सब साउंड आ रहा होगा, वो कम से कम रेजिडेंशियल एरिया में पहुंचेगा, क्योंकि ट्रीज़ उस साउंड को ऑब्जर्व कर लेंगे, रोक लेंगी, दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो ये सारे मेथड्स जो हमें सजेस्ट किए गए हैं, तो अगर हम इन मेथड्स को हम अपनाते हैं तो नॉइस पोल्यूशन कम होगा और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी कम होंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीयरिंग इम्पेयरमेंट। अब हीयरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, द टोटल हीयरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर इज़ यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, कि जो टोटल हीयरिंग इम्पेयरमेंट है जो कम से कम होती है, बहुत कम चांस है कि टोटल हीयरिंग इम्पेयरमेंट हो। अगर वो हो, पहली बात तो बहुत कम होती है, अगर होती भी है किसी को तो उसके बर्थ से होती है भी टोटल हीयरिंग इम्पेयर्ड हो वो पर्सन, मतलब उसको बिल्कुल भी ना सुनाई देता हो। तो पार्शियल डिसेबिलिटी इज़ जनरली द रिजल्ट ऑफ ए डिसीज, इंजरी और एज, कि जो पार्शियल इनएबिलिटी आ जाती है हीयरिंग की, मतलब कुछ हद तक सुनने की एबिलिटी लो हो जाती है, जिसको हम बोल लेते हैं कि ऊंचा सुनता है पर्सन को, तो वो किस वजह से हो सकती है, किसी डिसीज़ की वजह से हो सकती है, कोई इंजरी हो गई, चोट लगी, उसकी वजह से हो सकती है, या फिर जैसे जैसे एज ओल्ड होती जाती है, एजिंग की वजह से भी जो है हीयरिंग कैपेसिटी जो है पर्सन की कम होती जाती है। तो चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हीयरिंग नीड ए स्पेशल केयर, तो जो छोटे बच्चे हैं जिनको हीयरिंग इम्पेयरमेंट है, सुनने की एबिलिटी वीक है जिनकी, तो उनको स्पेशल केयर देने की ज़रूरत होती है। तो बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, तो वो जो छोटे बच्चे हैं जिनकी हीयरिंग एबिलिटी लो हो चुकी है, तो उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, जिसकी वजह से वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो बिकॉज स्पीच डिवेल्प्स एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हीयरिंग। अब जो चाइल्ड विद हीयरिंग लॉस में हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो, क्या होता है कि जैसे से कोई पर्सन, बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे के पैदा होने के बाद वो अपने माँ बाप को बोलते हुए देखता है, तो उनको बोलते हुए देखकर सुनकर वो भी बोलना शुरू करता है, तो उनको कॉपी करके वो बोलना शुरू करता है। यानी कि स्पीच जो है कब आती है, हीयरिंग के रिजल्ट में आती है। भी बच्चा सुनता है तब वो स्पीच करता है, तब वो बोलने की एबिलिटी उसके अंदर आती है। लेकिन अगर जो छोटा बच्चा जिसको लॉस ऑफ हीयरिंग होगा या फिर परमानेंट लॉस ऑफ हीयरिंग होगा, तो टोटल लॉस ऑफ हीयरिंग जो होगा, तो वो पर्सन ने जब अपनी माँ बाप की या किसी की भी आवाज़ सुनी ही नहीं, तो इसलिए वो उसकी हीयरिंग एबिलिटी भी बिल्कुल लो होगी। तो यानी कि जनरली क्या होता है कि जो लोग बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर द हीयरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल
फॉर सच पर्सन टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो लेकिन टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जो हैं, साइंटिफिक जो डिवाइसेस हैं जिनसे हियरिंग इम्पेयर्ड नाम बनते हैं अलग अलग तरह के, मतलब जो जिन लोगों को हियरिंग की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए मशीनें बनाई जाती है, तो उनसे उन पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आती है। तो सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग इन्वायरमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम लिव नॉर्मल लाइफ्स। तो जो हमारी सोसाइटी है वो भी हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों को और बेटर बनाने में हेल्प कर सकती है और उनकी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। तो चैप्टर नंबर 13 हमारा फिनिश हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।